नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात के साथ मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और आज बात होगी भारत अमेरिकी संबंधों की। दुनिया का नया एआई फॉर्मूला क्या है, इसको विस्तार से समझेंगे। तो दिन और रात के फर्क के बीच कुछ घंटों बाद अमेरिका सुबह की अंगड़ाई लेगा, लेकिन हिंदुस्तान के उसके रिश्तों की बात करें तो संबंधों का नया सूरज उग चुका है। पीएम मोदी ने अमेरिका से रिश्तों की एक लंबी लकीर खींच दी है। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों का ऐसा ताना बाना बुना गया है जिसमें न केवल दोस्ती की गर्माहट है बल्कि भरोसे का खुला आसमान भी है। दौरे के तीसरे दिन व्हाइट हाउस में पीएम का राजकीय सम्मान किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित किया। पीएम ने अपने भाषण से न केवल अमेरिकी सांसदों का दिल जीत लिया बल्कि यह भी जता दिया कि नए रिश्ते की ये नई शुरुआत बहुत दूर तक जाने वाली है। तो आज अपने मेहमानों से अमेरिका और भारत के रिश्तों के विस्तार पर बातचीत करेंगे। ये रिश्ते किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर को एक दिशा दे सकते हैं, उसमें नए समीकरण पैदा कर सकते हैं, भारत की भूमिका को बढ़ा सकते हैं। तमाम पहलुओं पर मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. ये तालियां तब तक नहीं थमी जब तक पीएम मोदी ने मंच नहीं संभाल लिया। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से जैसे ही पीएम मोदी ने अमेरिकियों को नमस्कार किया, एक बार फिर पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। नमस्कार। करीब 1 घंटे तक अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी का संबोधन चला और इस 1 घंटे में पीएम के लिए अमेरिकी सांसदों ने करीब 14 बार खड़े होकर तालियां बजाईं। यही नहीं, जब पीएम मोदी का भाषण खत्म हुआ तो उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए अमेरिकी सांसदों की कतार लग गई। कुछ अमेरिकी सांसद तो पीएम के साथ सेल्फी भी लेते नजर आए। जाहिर है ये पीएम के उस भाषण का जादू था जिसका असर पूरे संबोधन के दौरान नजर आया। पीएम ने हिंदुस्तान और अमेरिका रिश्तों की जो नई परिभाषा गढ़ी, उस पर अमेरिकी संसद में खूब तालियां बजी। In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी कांग्रेस में संबोधन कई लिहाज से अहम रहा। पीएम ने अमेरिका और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का जिक्र किया। पीएम ने समोसा कॉकस का भी जिक्र किया। There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who has made history. I'm told that the Samosa Caucus is now the flavor of the house. I hope it grows and brings the full diversity of Indian cuisine here. अमेरिकी कांग्रेस में प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग को भी याद किया और कहा कि इन दो महान हस्तियों ने हमें एक साथ प्रेरित किया है। Over 2 centuries, we have inspired each other through the lives of great Americans and Indians. We pay tribute to Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr.
पीएम ने अपने संबोधन में केवल अमेरिका से भारत के रिश्तों का जिक्र नहीं किया, बल्कि ये भी बताया कि इस लोकतंत्र की ताकत की वजह से भारत और अमेरिका में नजदीकियां बढ़ती चली गई। We have over 2,500 political parties. Yes, you heard that right. 2,500. About 20 different parties govern various states of India. We have 22 official languages and thousands of dialects, and yet we speak in one voice. अमेरिका से भारत के रिश्तों की बुनियाद बरसों पुरानी है और पीएम मोदी ने अपने संबोधन से साबित कर दिया कि इन संबंधों का रास्ता बहुत दूर तक जाने वाला है। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। जाहिर है, जिस तरह भारत और अमेरिका के रिश्तों का नया सूरज उगा है, उसके आगे संभावनाओं का लंबा रास्ता है। पीएम मोदी ने अमेरिका से रिश्तों की नई पटकथा लिख दी है। मोदी की इस स्क्रिप्ट में रक्षा सौदों की सुपर पावर डील भी है, तो वहीं व्यापार से लेकर अंतरिक्ष का विस्तार भी है। दोस्ती का ये सुपर एआई फॉर्मूला दुनिया में नई लकीर खींचने की ताकत रखता है। गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पीएम मोदी ने कहा कि दोस्ती का सूरज उग चुका है और इस दोस्ती के सूरज से दुनिया के क्या वो अंधेरे, घनघोर अंधेरे दूर होंगे जिनसे दुनिया त्रस्त है। वो अंधेरा है आतंकवाद का, वो अंधेरा है कट्टरता का, वो अंधेरा है विस्तारवाद का, वो अंधेरा है पर्यावरण संकट का। इन तमाम पहलुओं पर हमारी ये चर्चा आज होगी और हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। सबसे पहले मेहमानों से परिचय हम आपका करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जेके त्रिपाठी जी, जो कि खुद राजनयिक रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ पथिकृत पायने मौजूद हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा जेके त्रिपाठी जी से, जो कि खुद राजनयिक रहे हैं। जेके जी, जब हम देखते हैं पीएम मोदी का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, स्टैंडिंग ओवेशन, संसद में भाषण के दौरान लगातार मोदी मोदी के नारे, अगर हम पब्लिक के नजरिए से देखें तो एक आम आदमी का यूं सेलिब्रेट करना मोदी की विजिट को दिखाई देता है, समझ में आता है। लेकिन जो तमाम सांसद हैं वो इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, स्टैंडिंग ओवेशन बार बार दे रहे हैं। क्या ये सामान्य होता है, ये सामान्य प्रोटोकॉल है, सामान्य शिष्टाचार है, या इससे आगे कुछ है? नहीं, संसद को संबोधित करने के दौरान ये चीजें सामान्य नहीं मानी जाती जी, क्योंकि संसद को संबोधन जो होता है उस दौरान ये आम तौर पे होता है कि सांसद बैठे रहते हैं, चुपचाप सुनते रहते हैं। अमेरिकी सांसद कुछ अलग जरूर हैं, लेकिन अमेरिका के कांग्रेस में ये होना कि 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन और 79 बार तालियों की गड़गड़ाहट, ये दिखाती है कि वहां के सांसद, इसके बावजूद कि कुछ सांसदों ने डिनर पे जाने से बायकॉट कर दिया था जी, स्टेट डिनर पे, शायद 75 सांसद हैं जिन्होंने चिट्ठी वगैरह भी कुछ लिखी हाँ है। जी, लेकिन इसके बावजूद देखिए बहुमत जो है वहां कांग्रेस का, वो ये दिखा रहा है कि मोदी की बात को लोग न सिर्फ समझ रहे हैं बल्कि अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको ये भी मान रहे हैं जी, कि वो कार्यान्वित करने लायक है। और मोदी जी ने भी देखिए कई चीजें बड़ी अच्छी कही। उन्होंने कहा 200 सालों में हमारे दोनों देशों के बीच में बहुत चीजें बदल गई। जी,
उन्होंने ये कहा, देखिए मुझे सबसे अच्छी बात लगी उनकी, उन्होंने कहा द स्कोप ऑफ कोऑपरेशन इज एंडलेस, जी, द एनर्जी इज असीमित है, अनंत है। जी, एनर्जी इज लिमिटलेस एंड प्रोग्रेस इन आवर रिलेशंस इज एफर्टलेस। जी, बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। वैसे त्रिपाठी जी, जब जब पीएम मोदी जाते हैं, किसी भी राजनयिक दौरे पर जाते हैं, डिप्लोमेटिक अपनी यात्रा पर जाते हैं, तो वो हमेशा कहते हैं कि उनके पीछे 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है। तो ये जो स्टैंडिंग ओवेशन का मिलना, सेल्फी के लिए होड़ मच जाना, फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए होड़ मच जाना, ऑटोग्राफ लेना, सांसदों का ऑटोग्राफ लेना, ये क्या दर्शाता है? ये एक जो हमारी 140 करोड़ भारत की ताकत है, उस ताकत को प्रणाम है, या फिर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व भी होता है, वो भी लोगों को अपनी तरफ इस तरीके से खींचता है? देखिए, ये दोनों चीजें इसमें मिली हुई हैं जी, और एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे का कारण और कार्य दोनों ही है, फल दोनों ही है। एक देश का अगर प्रधानमंत्री या देश का जो राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष है, जी, अगर वो ऐसा है कि वो देश को अपने साथ लेकर के चल सकता है, तो इससे उसमें लोगों का विश्वास बढ़ेगा। जी, और अगर देश का, अगर ऐसा है कि देश उसके साथ खड़ा है एक जी, शासनाध्यक्ष के साथ, तो शासनाध्यक्ष में आत्मविश्वास बढ़ता है, उसमें एक सहजता आती है। वो जिस इत्मीनान से, जिस सहजता से, जिस कंफर्ट जोन में वो दूसरों से बात कर सकता है, कोई टेंशन नहीं होती जी। उसमें। ये बहुत बड़ी चीज है। आपने देखा, मैंने कई शासनाध्यक्षों को देखा, उनकी मीटिंग्स अटेंड की हैं अपने डिप्लोमेटिक लाइफ में, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि बड़े स्टिफ औपचारिकताएं होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि वो औपचारिकताएं, वो प्रोटोकॉल्स नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए, मैं सीधे पथिकृत पायनी जी का यहां पर रुक करना चाहूंगा, जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। पायनी जी, यहां पर आपसे ये समझना चाहेंगे, पीएम मोदी के शब्दों में अगर कहें कि इस एआई को पूरी दुनिया देख रही है, और हमारा सवाल आपसे ये है, क्या दुनिया के लिए ये सुपर एआई फॉर्मूला साबित होने जा रहा है? ये दोस्ती जिस रूप में आगे बढ़ रही है, जैसे आगे बढ़ रही है और जिन दिशाओं में आगे बढ़ रही है, एक नई परिभाषाएं गठित होंगी इससे? देखिए आनंद जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब भी किसी देश में इंटरेस्ट लेता है या दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, हालांकि ये दोस्ती हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच आज की नहीं है, बहुत सालों से, और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका जिक्र किया बहुत टाइम ऐसे, जो अमेरिका ने हिंदुस्तान को मदद भी किया था, फूड सिक्योरिटी के बारे में भी उन्होंने कहा था। तो अगले 30-40 साल में जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज है, जैसे जहां पे इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, स्पेस, टेलीकॉम, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सारे चीजों में अगर अमेरिका इंडिया का हाथ थामता है और दोनों मिलके कोऑपरेशन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इंडिया का वर्कफोर्स, अमेरिका का कैपिटल और इंडिया का मार्केट, कंबाइंड मार्केट, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। दूसरी चीज है, ये जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है, अमेरिका जो इतना इंटरेस्टेड है, एक तो प्राइम मिनिस्टर की अपनी व्यक्तित्व है, उसके साथ प्राइम मिनिस्टर का कर्म भी है। जिस तरह से भारतवर्ष कोविड के टाइम से उभर के आया है, जहां पे बहुत सारे देश रिसेशन में चला गया, बैंकरप्ट हो गया, हम अब देख रहे हैं श्रीलंका, पाकिस्तान की क्या हाल है, यूरोप अभी ऑफिशियली रिसेशन में है। जिस तरह से हम उभर के आए एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 2016 में प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया, जब वो गए थे, वो 10th लार्जेस्ट इंडिया था, 7 साल में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, और अगले साल तक हम लोग $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। और थर्ड का लक्ष्य उन्होंने रखा, थर्ड की बात उन्होंने कहा। जी जी जी। तो इस तरह से अगर आप देखा जाए, जहां एक ही देश है अभी होल वर्ल्ड में जिसका वो पोटेंशियल है फॉर ग्रोथ, कि अगले 5-7 साल में या 10 साल में इंडिया कैन बिकम अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो इंडिया का जो 1/6 ऑफ पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन, इंडिया का जो मार्केट है, इंडिया का जो डेमोग्राफी है, वर्कफोर्स है, इंडिया का जो इनोवेशन है, साथ में अगर कैपिटल आ जाता है अमेरिका के, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। आईटी सेक्टर में हमने देखे हैं। सो दैट इज वन। दूसरी चीज है, टुडे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिर्फ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ही हैज बिकम, जिसको कहते हैं वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। करीब 120-130 ऐसे छोटे छोटे देश है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जिसके बारे में यूनाइटेड नेशन भी बात नहीं करता, लेकिन जब कोई सैंक्शन लगाया जाता है, जब कोई नेचुरल कैलामिटी आता है, जो बड़ा कोई दुनिया में कोई भूचाल आता है, उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट छोटे देशों में होता है। तो इस वजह भारत मदद के लिए आगे आता है। हमने देखा कि अड़ोस पड़ोस में हमारे जब कैलामिटी हुई, भारत वहां पे पहुंचता है, चाहे सप्लाईज पहुंचाने की बात हो, चाहे सहायता पहुंचाने की बात हो। अब प्रतिक्रिया जी, अब यहां पे मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा।
आपने जिस दोस्ती की बात लगातार हो रही है, उस दोस्ती में ये जो दोस्ती है, इसके अलग अलग आयाम हैं, इसकी अलग अलग सूरतें हैं, अलग अलग इसकी प्रिंसिपल्स, अलग अलग इसकी दिशाओं में दोस्ती लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन ये दोस्ती अगर इसको डिफाइन किया जाए, विन विन सिचुएशन आप दोनों के लिए बता रहे हैं, एक होता है नेशनल इंटरेस्ट और एक होता है जरूरत। इन दो पैमानों पर अगर तौला जाए तो ये दोस्ती बराबरी की है या जरूरत किसी की ज्यादा किसी की कम है? नहीं, देखिए, आज तो दोस्ती बराबरी की है। एक टाइम था कि इंडिया को जो भी दिया जाएगा इंडिया ले लेता था, आज वो नहीं है। इंडिया आज चूज करता है, इंडिया चुनता है कि कौन से टेक्नोलॉजी हम लें। ऐसा नहीं कि हर किसी ले रहा है। भारतवर्ष ये भी बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया आत्मनिर्भर भारत बनेगा, हम हर टाइम इंपोर्ट नहीं करेंगे। और अगर अमेरिका से भी कोई चीज लिया जा रहा है तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इज मस्ट, चाहे वो 60-70%। और अमेरिका का प्रोडक्ट इंडिया में बनाना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि अमेरिका में बनेगा और इंडिया में बेचा जाएगा। इलॉन मस्क जो है वो टेस्ला को लाना चाहता है, इंडिया ने कह दिया यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन चाइना से बना के इंडिया में आप बेच नहीं सकते, इंडिया में ही आपको बनाना पड़ेगा। तो ये जो आज की जो दोस्ती है वो बराबरी की है। लेकिन आनंद जी, इसमें ये एक चीज कहना चाहता हूं, ये जो दोस्ती है ना, इसकी मेच्योरिटी अब देखिए। ऐसा नहीं कि इस दोस्ती में दरार नहीं है, ऐसे नहीं कि इस दोस्ती में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, डिफरेंसेस है। जैसे अमेरिका रशिया को अपना दुश्मन समझता है, हिंदुस्तान रशिया को अपना दुश्मन नहीं समझता है। हिंदुस्तान का एक लेगेसी फ्रेंडशिप, एज ओल्ड फ्रेंडशिप रशिया के साथ है। तो इसमें इंडिया ने क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं है कि अगर हम अमेरिका के साथ हाथ मिला रहे तो अमेरिका का दुश्मन मेरा दुश्मन हो गया। जैसे बहुत टाइम तक पाकिस्तान वाज अमेरिका's फ्रेंड, बट हमारा तो दुश्मनी था और उन्होंने दुश्मनी जताया है बहुत खूब तरीके से पाकिस्तान ने। अमेरिका ने तो उस टाइम तो उनका हाथ थामा था। तो हम अपनी दोस्ती अमेरिका के साथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने दोस्तों को नकारते हुए नहीं। जी प्रतिक्रिया जी, मैं आपके पास आता हूं। मैं मेजर जनरल संजय सोई का यहां पर रुख करने जा रहा हूं। आप संजय जी, जब बात हो रही है दोनों देशों के रिलेशन की, तो सामरिक महत्व की बात हो रही है, रक्षा से जुड़े, डिफेंस से जुड़े जो मसले हैं उसकी बात हो रही है। अगर हम इस दोस्ती की पूरी सीरीज को देखें, 98 में पोखरण के टेस्ट के बाद एक दूरी आई थी, खटास आई थी, उसके बाद 2000 के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और आज 23 साल गुजर चुके हैं, 2 दशक से ज्यादा का समय गुजर गया है जब इस दोस्ती में नए आयाम हमने देखे हैं, नई इबारतें हमने लिखते हुए देखा है। अमेरिका पहले ही भारत को एसटीए की श्रेणी में रख चुका है, एमटीसीआर रिजीम में भारत को रखा हुआ है। अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, तो वहां पर हम देखते हैं 2+2 की हमारी एक रिजीम है जो हमारे डायलॉग को स्थापित कर रही है। अब ये नई नई डील्स यहां पर हो रही हैं। तो क्या माना जाए कि जो पहले एक संबंध देखने में आता था कि केवल डिप्लोमेसी और वाणिज्य तक सीमित था, अब वो डिप्लोमेसी, वाणिज्य और रक्षा, डिफेंस भी उसमें शामिल हो गया है और इस नजरिए से चीजों को डिफाइन किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल अनंत जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो भारत की और अमेरिका की रिलेशनशिप है, खास तौर से पिछले 10-12 साल से काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर आप देखिए कि 2016 में अमेरिका ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर मान लिया था। साथ ही 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम भी साइन हुआ था, जहां करके एक दूसरे की सेनाएं अपनी रिप्लेनिशमेंट, यानी कि कुछ नहीं, खाना पूर्ति, पेट्रोलियम या उस तरह से भर सकती हैं, रिफ्यूल कर सकती हैं। 2018 में कम्युनिकेशन सिक्योरिटी का एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसको कॉमकासा कहते हैं। इसके अलावा जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन, खास इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही थी। बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था 2020 में। यानी कि लगातार कुछ कुछ एग्रीमेंट साइन होते रहे जो डिफेंस से रिलेटेड भी हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड भी है, डिप्लोमेसी से भी रिलेटेड है। आप देखिए, एक तरफ से क्वाड में भी भारत को शामिल किया गया है, I2U2 डिप्लोमेसी में भी भारत शामिल है। यानी कि आज जो भारत का जिस प्रकार से कद बढ़ रहा है और जिस प्रकार से भारत की इकोनॉमी आज 5वें नंबर पर है और बहुत जल्दी 3रे नंबर तक आ सकती है, और साथ ही साथ जो भारत ने प्रूव किया है अपनी एक रिजॉल्व, एक आक्रामक क्षमता, एक प्रोएक्टिवनेस चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक रहे हो, चाहे गलवान रहा हो, या चाइना का पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, हमने उनसे इंपोर्ट कम किया। ये सब बातें अमेरिका देख रहा है, समझ रहा है कि आज भारत एक ऐसी शक्ति है जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकता है, और भारत एक ऐसी शक्ति है जो उनका एक अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है। वो कहानी अब खत्म हो गई कि पहले बायर होते थे हम, इंडिया सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर होता था। आज कहानी बदली हो रही है, पहले खाली हम रशिया पे डिपेंडेंट थे, अब रशिया में 62% से घटकर 42% आ गया। यानी कि हम नेशनल इंटरेस्ट को, जहां से हमें अच्छा सामान मिलता है, जहां से सही जो हमारी जरूरत को मीट करता है,
हम जी। उस हिसाब से संभाल लेते हैं। मैं आता हूं लेकिन- संजय जी, आपके पास मैं आता हूं और मैं सीधे इस समय विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। प्रफुल्ल जी, जब बात आती है स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की, तो दो शब्दों पर, दो पैमानों पर अगर इनको तौला जाए, एक है इंस्ट्रूमेंट और एक है इंस्ट्रूमेंटल। आज भारत की स्थिति कहां पर आप देखते हैं? हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के इंस्ट्रूमेंट हैं या फिर हम इंस्ट्रूमेंटल होते जा रहे हैं धीरे धीरे उसमें? देखिए, मैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो बात कर रहे हैं वो इनएविटेबल था कि हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना है। ये बात अभी से नहीं शुरू होती, ये 1947 से शुरू हुई थी। 1947 में अमेरिका ने हमारे को प्रपोजल दिया था। उसके प्रपोजल को हम ठीक समझ नहीं पाए थे जब उसने हमारी एविएशन को कहा था आपको डेवलप करेंगे। हम वो ऑटोनोमस रीजन चाहते थे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस पैदा हो गए। उसको पता था कि चाइना के साथ क्या खतरा होगा। 1962 तक वो हमारे साथ रहा। और अगर मैं बता दूं, जो पुराने अफसर हैं, जो अभी भी जिनको याद है, आफ्टर 62 ऑपरेशन उनके 36 हरकुलीस इंडिया में थे जी। जो कि लिफ्ट कर रहे थे हमारी फोर्सेस को आगे पहुंचाने के लिए, बट लड़ाई खत्म हो गई थी क्योंकि हम टाई अप नहीं कर पाए थे अमेरिका के साथ कि उनकी कब हेल्प लें। और उस समय क्यूबन क्राइसिस इत्यादि थी। पर बाद में जो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई, वो खैर उसको छोड़ दीजिए। 71 की बात में पता है उनकी अपनी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट थी, तो हमारी थी। पर अब जिसकी आप बात कर रहे हैं, अब अमेरिका ने कह दिया है और रियलाइज कर दिया है कि दे कैन नॉट डू अवे विदाउट इंडिया। इट हैव टू हैव इंडिया विद देम फॉर वन रीजन। उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उनको थ्रेट है, वो इस रीजन में इंडिया ही फेस कर सकता है, उसी की क्षमता है। साउथ चाइना सी को आप ले लीजिए, टोटल आप देखिए जितनी स्मॉल कंट्रीज हैं जो चाइना से ग्रसित हैं, जो अमेरिका की तरफ हैं, जिनको अमेरिका बचाना चाहता है, वो सिर्फ इंडिया पे डिपेंड कर रहे हैं और इंडिया ही लीडरशिप ले सकता है। आप ये कह रहे हैं कि इस रीजन में तो कम से कम इंडिया एक बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करने जा रहा है। मैं बता रहा हूं आपको, मेरे को खत्म करने दीजिए। शिंजो आबे ने यह कह दिया था कि इंडिया कैन ओनली टेक अप द लीडरशिप एंड नोबडी एल्स ऑफ एशिया पैसिफिक जोन। ये अमेरिका ने रियलाइज कर लिया है। इसलिए अमेरिका ने अपना एडवांस स्टडीज करता है कि भारत की वीकनेस अगर ये है, हम उसको ऐसे पूरा करेंगे, ये है ऐसे पूरा करेंगे। अब वो हमारी से फायदा उठाने की बात तो नहीं कर सोच रहा, जैसे कि हम आमतौर पर तिजारत की सोचते हैं। वो ये कह रहा है कि किस तरीके से भारत एकदम से दृढ़ खड़ा हो, तो हम ज्वाइंट पार्टनरशिप करें। यहां से आप स्पेस की तरफ देखेंगे, मिसाइल टेक्नोलॉजी देखेंगे, साइबर देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखेंगे, साथ साथ दोनों चलेंगे। ये जो आप स्पेस स्टेशन पे ज्वाइंट ऑपरेशंस होंगे, आप देखना भारत और अमेरिका साथ होंगे। ये आप आगे चल के, मैं अगले 15 साल की बात कर रहा हूं। तो पीएम मोदी का अमेरिका दौरा और दोनों देशों के बीच लिखी गई दोस्ती की नई कहानी, नया अध्याय जुड़ गया है इस यात्रा के बाद। और तमाम पहलुओं पर अपने मेहमानों के साथ हम कर रहे हैं चर्चा। मैं सीधे रुख करना चाहूंगा त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, ऐसा कम ही होता है जब सारे मुद्दों पर हम एक जैसी राय रखें। मतभेद भी होते हैं, लेकिन भारत अमेरिका की दोस्ती के संदर्भ में अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये मतभेद जो हैं, मनभेद नहीं बन पा रहे हैं इस दोस्ती के अंदर, और दोस्ती प्रगाढ़ होती जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर देखें तो हमने S-400 खरीदा रशिया से, काटसा से हमें मुक्ति मिली। अमेरिका ने काटसा हमारे ऊपर नहीं लगाया, जबकि वो उसको लगा सकता था। हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका ने शुरुआत में इस बात को लेकर कुछ नानुकुर किया था, लेकिन वो भी एक्सेप्टेंस हो गया। बात आती है रूस यूक्रेन युद्ध की, तो उसमें भी भारत का अपना एक स्टैंड है और भारत उस पर कायम है, लेकिन ये बात भी बीच में अमेरिका के रिलेशन में नहीं आ रही। इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक बार कहा भी था कि भारत और अमेरिका के बीच में कुछ माइनर इरिटेंट्स हो सकते हैं जी, जिसमें मतभेद हो, लेकिन ये इरिटेंट्स हमारे रिश्ते को नहीं वो कर सकते, रिश्ते को इफेक्ट नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि अभी जो स्टेटमेंट आया है समिट मीटिंग के बाद, स्टेटमेंट में कहीं भी यूक्रेन का नाम नहीं है, जिक्र नहीं है। और मेरे ख्याल से जिक्र ये इसलिए नहीं है कि 2 घंटे तक ये मीटिंग चली है, जहाँ आमतौर पे चलती नहीं। आमतौर पे ड्राफ्टिंग पहले हो जाती है और वहाँ सिर्फ फोटो ऑप्स की बात होती है और फिर दस्तखत हो जाते हैं। 2 घंटे तक ये मीटिंग चली है और इसी एक बात पर, इसी एक मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी कि यूक्रेन का नाम लिया जाए या नहीं, यूक्रेन का वार किया जाए या नहीं। लेकिन अंत में भारत के स्टैंड की
बात मानी गई, यूक्रेन का नाम नहीं लिया। आपने देखा बाइडेन ने रशिया यूक्रेन वार कहा, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टेंशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन कहा, और कांग्रेस को संबोधन में यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट शब्द का यूज किया। और एक चीज देखिए, अभी तक क्या होता था, देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो भी स्टेटमेंट होते थे उसमें भी कि ये होता था, वी कंडेम टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स। जी, हम हर तरह से, यहां पर सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात कही गई है, जिसका सीधा इंगित पाकिस्तान की ओर है, और इसी से पाकिस्तान को भी परेशानी हुई है, चीन को भी परेशानी हुई है, क्योंकि इंक्लूसिव आईपी कहा गया है, लेकिन चीन को परेशानी हुई। और डिप्लोमेसी में सबसे सटल बात यही होती है कि आप बिना किसी के ऊपर उंगली उठाए कह दें और उस तक पहुंच जाए, वो तो ये आपकी डिप्लोमेसी की सफलता वो परेशान भी हो जाए। चलिए, पथिकिरत जी का यहां पे मैं रुक करना चाहूंगा। एक जमाना वो था जब इंडो यूएस रिलेशंस की बातचीत होती थी, हालांकि वो कोल्ड वॉर का एरा था, उसके लंबे समय तक ये जमाना रहा, वो ये दौर हमने देखा, तो उसमें पाकिस्तान एक डिफाइनिंग फैक्टर होता था, पाकिस्तान एक फैक्टर होता था। लेकिन अब जो रिलेशन का रूप हमारे सामने आ रहा है, रिलेशन जिस रूप में आगे बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि इंडो यूएस रिलेशन पाकिस्तान नाम के इस फैक्टर से मुक्त हो चुका है, पाकिस्तान मुक्त हो चुका है, कहीं कंसिडरेशन में रिलेशन में नहीं है। जब बात आतंकवाद की भी आती है तो भी पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ही पीएम मोदी अपनी बात कहते हैं। आनंद जी, देखिए, इसका भी श्रेय प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही जाता है। पहली चीज तो ये कि ऐसा नहीं कि आज कोई प्रेशर नहीं है अमेरिका से भारतवर्ष के ऊपर, लेकिन उस प्रेशर को प्राइम मिनिस्टर ने हैंडल किया है। दूसरी चीज है, एक टाइम था जब भी हिंदुस्तान का नाम लिया जाता था, उसके साथ इक्विवेलेंटली पाकिस्तान का नाम लिया जाता था। रक्षा मंत्री आते थे, भारत में उतरते थे, पाकिस्तान जाते थे, विदेश मंत्री आते थे, भारत में उतरते थे, पाकिस्तान जाते थे, क्विड प्रो क्यो चलता रहता था, स्टेटस को मेंटेन किया जाता था, मतलब बराबरी का एक प्रकार से दर्जा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। आज ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि आज भारतवर्ष का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो करीब के करीब $600 बिलियन है, और पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए भीख मांग रहा है। दूसरी चीज है, आज भारतवर्ष अमेरिका में जॉब क्रिएट करता है। जब टाटा एयर इंडिया ने 200 बोइंग प्लेन का ऑर्डर दिया, 450 में से 200 बोइंग का है, बाकी एयरबस का है, उसके वजह से 10 लाख जॉब क्रिएट होता है अमेरिका में। और ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने कल उसका जिक्र भी किया था कि 1 मिलियन जॉब्स क्रिएटेड इन अमेरिका इस वजह से। तो ये दूसरी चीज है। थर्ड जो है, ये जो रेसिलियंट सप्लाई चेन की बात होती है जी, कोविड के टाइम हम लोगों ने जब देखा कि ग्लोबल सप्लाई चेन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, खास करके चाइना के कारण से, आज जो रेसिलियंट सप्लाई चेन है, वो रेसिलियंट सप्लाई चेन कौन तैयार करेगा? पाकिस्तान के पास ना रिसोर्सेस है, ना ह्यूमन मैन पावर है, ना इंटेंशन है। उनके देश में तो पता ही नहीं कि कौन सरकार चला रहा है। दैट हैज बिकम अ टेरर हब। ना मिलिट्री से बात कर सकते हो, ना पॉलिटिकल लीडरशिप, ना और अल्टीमेटली जिहादी है कौन? कोई नहीं है। हिंदुस्तान जो है, जिस तरह से इंडिया ने, इट हैज क्रिएटेड द ग्राउंड वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से इंडिया ने पिछले 9 साल में तैयार किया टू एब्जॉर्ब इन्वेस्टमेंट्स, फ्यूचर को देखते हुए, जिस तरह से इंडिया ने एरोस्पेस इंडस्ट्री में तरक्की किया है, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग में हिंदुस्तान में काम हो रहा है, जिस तरह से इंडिया ने ग्राउंड वर्क किया है फॉर फ्यूचर सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट सप्लाई चेन, किसी ने नहीं किया। तो इस वजह से इंडिया का नाम आज पाकिस्तान के साथ लिंक नहीं किया जाता। मैं आता हूं आपके पास सर, मैं आपके पास आता हूं। मेजर जनरल संजय सोई का मैं यहां पे रुक करना चाहूंगा। सर, बात अगर विश्व परिदृश्य में देखी जाए तो नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात होती है, उसमें इंडिया की पिविटल रोल को देखा जाता है। लेकिन जब नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात होती है, खुद पीएम मोदी इस बारे में कई बार कह चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र का मसला वहां पर आता है, उसके रिफॉर्मेशन का मसला वहां पर आता है। जब संयुक्त राष्ट्र की बात आती है तो सुरक्षा परिषद वहां पर आती है, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा वहां पर आता है। क्या इस फैक्टर के साथ भी अमेरिका भारत के साथ आगे बढ़ेगा? देखिए अनंत जी, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये काफी ट्रिकी सवाल है। एक्चुअली मेरे पास सबसे मुश्किल सवाल आपने डाला है, क्योंकि आज देखिए यूएन कितना इफेक्टिव है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रही, क्या यूएन ने किया? साजिद मीर के खिलाफ भारत और अमेरिका जाते हैं, यूएन क्या कर पाता है? या अमेरिका ने इराक पर हमला किया, यूएन ने क्या कर लिया? अफगानिस्तान में लड़ाई चलती रही, यूएन ने क्या कर लिया? तो जो ये 5 परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, क्या ये एक एडिशनल मेंबर को एक्सेप्ट करेंगे, या खाली बातें होती रहेंगी कि हाँ भैया ठीक है, इनको बनाना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन जब बात आती है बनाने की तो क्या ये एक्सेप्ट करेंगे कि अपना कहीं ना कहीं डाइल्यूशन किया जाए? क्योंकि आज देखा जाए तो यूएन, कई बार मुझे ये लगता है कि सिर्फ एक
आम आदमी, आम कंट्रियों के लिए, छोटे मोटे देशों के लिए है कि हाँ भाई आपके यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, आप एक दूसरे के ऊपर हमला मत करो। जहां भी कहीं बड़ी शक्ति उसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो यही बात मुझे एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है सिक्योरिटी मेंबरशिप, परमानेंट सिक्योरिटी मेंबरशिप भारत को देने का। हालांकि भारत डिजर्व करता है। आज कई देशों से भारत बहुत आगे है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, और जिस प्रकार से भारत एक रेस्पॉन्सिबल देश है, चाहे वैक्सीन डिप्लोमेसी रही हो या अभी योगा डे रहा हो या विश्व शांति की बात। संजय जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, समय कम है और मुझे विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी के पास भी जाना है। प्रफुल्ल जी, पीएम मोदी ने आतंकवाद की बात की और कहा कि सबसे बड़ा खतरा है दुनिया के लिए, और आज जो स्थिति हमारे अड़ोस पड़ोस में हम देख रहे हैं, ऐसे में खतरा इसलिए और बड़ा हो जाता है कि कहीं आतंकवादियों के पास न्यूक्स पहुंच गए तो फिर क्या होगा, एक बड़ा सवाल यहां पर है। तो इस मोर्चे पर भारत और अमेरिका कैसे एक स्ट्रॉन्ग डेटरेंट के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, जो आतंकवाद को पालते पोसते हैं, उनके खिलाफ एक मजबूत प्रहार कैसे हो सकता है? आपने जो सवाल पूछा है ये बहुत ही डीप है। सबसे पहले मैं बात बता दूं, जब जिनीवा कन्वेंशन के अंदर वेपन्स, बैंड वेपन्स की लिस्ट बनती है, उसमें न्यूक्लियर वेपन आता ही नहीं है। अब आप बताइए, न्यूक्लियर वेपन बैंड वेपन नहीं है। आपके 90% लोगों को नहीं पता। क्यों बैंड वेपन नहीं है? क्योंकि उसको बैंड होने ही नहीं दे रहे। ये बात भारत ने पहले भी उठाई थी और भारत अभी भी उठाएगा कि एक स्पेशल प्रोटोकॉल बने जिसमें न्यूक्लियर वेपन की टोटल बैन की बात शुरू हो। ये नहीं सॉल्ट एंड स्टार्ट ट्रीटीज की जब बात करते थे हम अपने जूनियर ऑफिसर डेज में, वो नहीं, ये बैंड वेपन की बात होगी। और अमेरिका ने कहा है कि अगर दृढ़ निश्चय करके ये बात होगी, अमेरिका भारत का साथ देगा। ये बात बिल्कुल सही है। और इसके बारे में अभी जो 15 ओवेशन जिसकी स्पीच में प्रधानमंत्री को मिले हैं, उन्होंने 5 बार एशिया इंडो पैसिफिक जोन का जिक्र किया और 3 बार न्यूक्लियर वेपन्स एंड टेररिज्म की बात करी, और इस बात को लेके आए कि हमको किसी तरीके से एक टेररिज्म जो अभी आप बोल रहे थे उसको, इसका स्पेशल प्रोटोकॉल बनाना है और न्यूक्लियर वेपन्स का बनाना है। टेररिज्म की बात जो आती है, लोग जरा ओवरबोर्ड हो जाते हैं। कई लोगों ने यह सजेस्ट किया इनके ह्यूमन राइट्स छीन लिए जाने चाहिए इत्यादि इत्यादि। ये बात गलत होगी। पर टेररिज्म को खत्म करने के लिए आपको रेडिकलिज्म को खत्म करना होगा, और अमेरिका हमारे साथ है, जो बड़ी मुश्किल से वो अपने ही दर्द से सीखा है, लर्न बाय हिज ओन मिस्टेक, पर वो सीख गया है। और अमेरिका बिल्कुल 9/11 के बाद अमेरिका का नजरिया भी आतंकवाद के प्रति बदला है और उसने भारत की तकलीफ को समझना शुरू किया है, आतंकवाद को उस नजरिए से देखना शुरू किया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस बड़े मुद्दे पर चर्चा में शामिल होने के लिए।